हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि एक सामान को एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। सो ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाली, कार्गो सर्विसेज का काम करने वाली एक कंपनी है जो कि शिप के थ्रू, रेल्स के थ्रू, एरोप्लेन के थ्रू और ट्रकों के थ्रू हर तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का काम की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ऐसी एक कंपनी जिसका नाम है वेस्टर्न कैरियर्स। इंडिया का बिजनेस इसका जो है, ये जो कंपनी है इंडिया के बिजनेस को लेकर के स्टॉक मार्केट में आईपीओ लेके आ रही है और मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। दैट इज अराउंड कितना रुपया, 492 करोड़ रुपया, सो लगभग 493 करोड़ रुपीज़। और यहाँ पर 400 करोड़ रुपए तो कंपनी के पास में जाने वाले हैं। बाकी जो 93 करोड़ रुपीज़ के आसपास हैं वो कंपनी के जो मेन प्रमोटर हैं, जो मेन मालिक हैं, वो यहाँ पर अपने शेयर्स बेच रहे हैं वर्थ ऑफ 92 करोड़ रुपीज़, लगभग 54 लाख शेयर्स के आसपास में। राइट, तो यहाँ पर अब इस वीडियो के थ्रू हम लोग कंपनी के पॉजिटिव्स नेगेटिव्स को देखते हुए, कंपेयर करते हुए मार्केट में जो ऑलरेडी इस फील्ड में जो प्लेयर्स काम कर रहे हैं उनके साथ में, और हम एक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू बेस्ड ऑन दिस लिमिटेड एनालिसिस। लेट्स प्रोसीड विद दिस। आईपीओ की बेसिक डिटेल की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो 13 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में कंपनी का आईपीओ यहाँ पर खुलने वाला है। और साथ में अगर हम लोग चेक करते हैं कि कंपनी आईपीओ क्यों लेके आ रही है, तो उसके पीछे जो कंपनी ने मेन रीज़न बताया वो है कि हमारे पास में लोन थोड़ा ज़्यादा हो गया है जिसको चुकाना है, और दूसरा हमें कंपनी के जो मेनली जो कमर्शियल व्हीकल्स जो यूज़ होते हैं उनको थोड़ा सा बढ़ावा देना है। सो कंपनी का मेन ट्रांसपोर्टेशन काम है, तो इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी के जो शिपिंग की सर्विसेज जो कंपनी दूसरों से जो लेती है, सर्विसेज को काम में लेती है, थर्ड पार्टी जो सर्विसेज को यूज़ लेती है, उनका ना यूज़ लेना पड़े, कंपनी के पास में ओन्ड चीज़ें हों, खुद की ओन्ड चीज़ें हों, उसमें पैसा कंपनी खर्च करना चाहती है। तो बेसिक रीजंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कंपनी यहाँ पर जो खुद की वैल्यू लगा रही है, जो कि 550 करोड़ के आसपास में उठा रही है, और यहाँ पर खुद की जो वैल्यू लगा रही है वो 1750 करोड़ रुपए की वैल्यू लगा रही है। दैट्स ह्यूज। और साथ में कंपनी के जो प्रमोटर हैं, मेन प्रमोटर एक ही हैं कंपनी के अंदर में, जो कि हैं राजेंद्र जी सेठिया जी। सो इनके पास में 99.99% के आसपास में शेयर होल्डिंग आई कंपनी की है, और आफ्टर दी आईपीओ लगभग 72% के आसपास में रह जाने वाली, 72% के आसपास में। दैट्स अगेन ह्यूज, काफ़ी अच्छा खासा इनके पास में स्टेक रहने वाला कंपनी का, और यही करता धरता कंपनी के रहने वाले हैं आफ्टर दी आईपीओ। अब थोड़ा सा हम आरएचपी के अंदर नज़र डाल लेते हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है कंपनी से रिलेटेड। तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। साथ में अगर हम लोग देखते हैं कंपनी के ऊपर में अच्छे खासे लिटिगेशंस भी देखने को मिल रहे हैं, केस वेस कुछ ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं कंपनी के ऊपर में। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंटिजेंट लाइबिलिटी कुछ खास कंपनी के ऊपर में नहीं है आज के दिन। ये कंपनी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है कि देखो, हैवी इक्विपमेंट्स जो कंपनी के पास में 112 है, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स 473 हैं। ये तो है कंपनी द्वारा ओन्ड, और ये है कंपनी जो एक्स्ट्रा यूज़ में लेती है दूसरों के द्वारा, जो कि थर्ड पार्टीज़ के द्वारा व्हीकल्स को यूज़ में लेती है। जैसे हैवी कमर्शियल व्हीकल्स जो है 35,277 जो है पिछले पास्ट ईयर के अंदर में कंपनी ने काम में लिए हैं, यूज़ में लिए हैं, ऑब्टेन किया है कंपनी ने ओवर द टाइम। और यहाँ पर शिपिंग कंटेनर 590 कंपनी के पास में, और 2,12,000 का कंपनी ने यूज़ किया है। दैट्स यूज़। तो कंपनी को अपना जो ओन्ड जो चीज़ें हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा ओवर द टाइम। आज के दिन कंपनी के पास में जो भी ब्रांचेज हैं, वेयर हाउसेज हैं, क्योंकि आज की कंपनी की ऑल ओवर इंडिया 50 ब्रांचेज के आसपास में है और 17 वेयर हाउसेज हैं, वो सब के सब रेंट पे हैं, कंपनी द्वारा ओन्ड। वो ज़मीन वगैरह जो प्लांट्स हैं, जो वेयर हाउसेज हैं, वो कंपनी द्वारा ओन्ड नहीं है, उनको लीज पर कंपनी ने ले रखा है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो भी लीज पर ही है। आज के दिन देखते हैं तो कंपनी के पास में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आज के दिन 1500 मतलब 1427 एम्प्लॉयज़ हैं। दैट्स ठीक ठाक एम्प्लॉयज़ की यहाँ पे है क्वांटिटी अगर देखा जाए तो। और यहाँ पे 5.54% एट्रिशन रेट है, मतलब इतना एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो है, जो कि कुछ खास नहीं है। यूजुअली तो जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि ये जितना कम होता है इसका मतलब कंपनी की जो वर्किंग कंडीशन है एम्प्लॉयज़ की वो उतनी अच्छी है, ताकि कंपनी के जो लोग हैं वो छोड़ नहीं रहे हैं कंपनी को, और कंपनी को नए हायर नहीं करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही ख़राब कंपनी मानी जाती है। तो ये एक फिर भी अच्छा इसका एट्रिशन रेट है। पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है वो थोड़ा सा बेकार हो गया है। इसका मतलब कंपनी की जो वर्किंग कंडीशन है एज़ पर एम्प्लॉय डेटा वो ख़राब हुई हैं पास्ट ईयर के मुकाबले। यहाँ पर कंपनी के जो कुछ कंपनी के पास में कोई सब्सिडरी कंपनी है नहीं आज के दिन। एसोसिएट कंपनीज हैं जिनके अंदर में इस कंपनी की दूसरी कंपनियों के अंदर में हिस्सेदारी है, बट 50% से कम है।
तो जब 50% से कम हिस्सेदारी होती है दूसरी कंपनियों में तो वो कंपनियां मानी जाती हैं एसोसिएट कंपनीज। तो यहाँ पर 3 एसोसिएट कंपनियां हैं। साथ में इन जो एसोसिएट कंपनीज के अंदर में कोई बाहर के लोग इन कंपनियों में इन्वेस्टर नहीं है। मेनली जो कंपनी के जो प्रमोटर है, मेन प्रमोटर है जो आईपीओ लेकर इस कंपनी के, राजेंद्र जी सेठिया, वही इनके अंदर में भी अच्छी खासी शेयर होल्डिंग रखते हैं आज के दिन। अब यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द जो कंपनी के खिलाफ जो केसेस हैं उनके अंदर में जो मेनली जो हमको जो देखने पड़ते हैं वो हैं कि जो प्रमोटर हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके खिलाफ में कौन सा है। तो यहाँ पे जो कंपनी का मेन सीईओ हैं कनिष्का सेठिया जी, उनके खिलाफ में एक कंप्लेंट है कि इन्होंने एक, इनकी कंपनी ने एक स्कीम निकाली थी लीज होल्ड जो लैंड होता है, जो फ्री होल्ड लैंड होता है, उसको ट्रांसफ़र करने की। तो बाद में इनको पूरा पैसा दे दिया गया, उसके बावजूद भी इन्होंने उनके नाम पे ज़मीन नहीं किए, तो उसके रिगार्डिंग एक कंप्लेंट है। इसी के साथ में कंपनी के ऊपर एक दूसरी कंप्लेंट भी है जिसमें इनको इन्होंने एक जगह है, ज़मीन है जिसके ऊपर में इन्होंने गेट लगाने की, तारबंदी करने की कोशिश की है, जिसके खिलाफ भी एक कंप्लेंट जो सेठिया जी हैं इनके खिलाफ में। बेसिकली ये जो कंप्लेंट है ये नीचे वाली, ये बहुत एक विवादित ज़मीन को लेकर के है, जो कि आई थिंक पारिवारिक मामला काइंड ऑफ लग रहा है। बाकी आप इसके बारे में कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर लिटिगेशन वाले सेक्शन के अंदर में आकर रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी की जो, अगर हम आरएचपी की तरफ नज़र डालते हैं जो कि है बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के अंदर में हमें जो नज़र आ रहा है उसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट काफ़ी 1700 करोड़ के आसपास की मुझे नज़र आ रही है। एक सेकेंड, सो दिस इज़ द बैलेंस शीट, सॉरी 1700 करोड़ नहीं, 754 करोड़ रुपए की। 754 करोड़ के अंदर में से कंपनी के जो पैसा लगा हुआ है, जो इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है जिसकी हम बात करते हैं, बेसिकली वो है 400 करोड़ के आसपास में। और साथ में ही ये जितना भी पैसा 754 करोड़ रुपए लगा हुआ है, इसमें से मोस्ट ऑफ द जो पैसा है वो ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट में पड़ा हुआ है। दैट्स अगेन ए नेगेटिव थिंग, बट देर इज ए कैच एज वेल कि यहाँ पर कंपनी का जितना भी पैसा पड़ा हुआ तो है उसके अंदर, बट वो रिकवर हो रहा है टाइम के साथ में। जैसे जैसे कंपनी का जो 6 मंथ्स है कैटेगरी, उसके बाद में रिकवर हो जा रहा है हर साल। ट्रेड रिसीवेबल वाला सेगमेंट है वो पिछले कुछ सालों के अंदर में, पिछले साल से 2022 के मुकाबले 2023 में थोड़ा सा बढ़ा, फिर 2023 के मुकाबले 2024 में फिर बढ़ा, बट स्टिल ये है कि अनबिल्ड और जो 6 मंथ्स के अंदर में आफ्टर 6 मंथ्स नहीं रह रहा है ऐसा कोई पैसा जो कि बकाया रह जा रहा हो। सो एक बेसिकली एक साइकिल बंधी हुई है कंपनी के पैसों की। दैट्स ओके, बट कंपनी जिसका जितना इसको कम लेके आ सके ट्रेड रिसीवेबल वाले सेगमेंट को, उतना बेटर माना जाता है। बिकॉज इसी सेगमेंट में जो दूसरी कंपनियां काम करती हैं, जैसे कि यहाँ पे हम टीसीआई ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी बात करते हैं, इसका जो ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट है ये 232 करोड़ ही है, जबकि कंपनी का जो बैलेंस शीट का साइज है वो 850 करोड़, तो लगभग 30% के आसपास का बन रहा है। और जबकि आईपीओ लेके आ रही है, इसका 70% जो पैसा है वो ट्रेड रिसीवेबल में पड़ा हुआ है। इसी के साथ में एक महिंद्रा लॉजिस्टिक्स है, इनका जो ट्रेड रिसीवेबल वाला जो सेगमेंट है 702 है, जबकि कंपनी का जो साइज है वो 2400 है, तो यहाँ पे 30% अगेन। सो बेसिकली इस सेगमेंट में जो कंपनियां काम करी उनका 30% के आसपास में ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट रह रहा है, और इसका 70%, दैट्स ह्यूज। तो अब ये क्या होता है कि ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट बढ़ेगा तो कंपनी को रोज़मर्रा का जो अगला, और कंपनी को अगर काम बढ़ाना है तो उसके लिए शॉर्ट टर्म लोन्स लेने पड़ेंगे, लोन लेने पड़ेंगे, तो फिर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है कंपनी की। दैट्स नॉट गुड फॉर द कंपनी। साथ में कंपनी के अगर हम लोग यहाँ पर रेवेन्यू स्ट्रक्चर को देखते हैं तो रेवेन्यू स्ट्रक्चर में पिछले साल के मुकाबले इस साल को ज़्यादा खास बढ़त देखने को नहीं मिली है, जबकि 2022 के मुकाबले अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है, बट पिछले साल के मुकाबले नहीं है। बिकॉज इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर में ही देखने को मिल रहा है कि पिछले साल के मुकाबले कुछ ज़्यादा खास बढ़त देखने को नहीं मिल रही है। तो दैट्स अगेन काइंड ऑफ ओके कि जब पूरी इंडस्ट्री नहीं बढ़ रही, इंडस्ट्री में कोई बढ़ाई नहीं है, तो फिर ये कंपनी कहाँ से बढ़ जाएगी। साथ में ही देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में काफ़ी बेकार है। कंपनी ने सिर्फ 70 लाख रुपए ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला है, जबकि कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट कंपनी ने निकाला है दैट इज 8 करोड़ रुपया। तो 8 करोड़ रुपए में से सिर्फ 70 लाख रुपए जो हैं, सॉरी 80 करोड़ रुपया, 80 करोड़ रुपए में से कंपनी ने सिर्फ 70 लाख रुपए जो हैं कैश आया है कंपनी के पास में, बाकी सारा पैसा ट्रेड रिसीवेबल्स में ही रह गया, मतलब बकाया रह गया। अब वो फ्यूचर के अंदर में बकाया जो है रिकवर होगा, तब पैसा आएगा, कैश आएगा।
तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ठीक ठाक है, ठीक लेवल पे काम कर रही है। कंपटीशन के मुकाबले एक बार थोड़ी कमाई को भी कंपटीशन के मुकाबले कंपेयर कर लेते हैं, उसके बाद में फाइनल एक रिव्यू लेने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर पी एंड पी बी रेशियो की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 80 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए हैं, एज वी हैव जस्ट सीन। 1750 करोड़ रुपए कंपनी ने खुद की वैल्यू लगा रही है। सो 1750 डिवाइडेड बाय 80, तो यहाँ पे जो पी रेशियो निकल के आ रहा है दैट इज ऑफ 21, जिसको अगर कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट कंपनी है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके मुकाबले अच्छी कमाई कर रही है वैल्यू के हिसाब से। दूसरा महिंद्रा लॉजिस्टिक्स अभी तक पॉजिटिव आई ही नहीं है, ये तो हर साल ही नेगेटिव रिजल्ट, हर साल नहीं पिछले साल के मुकाबले इसने नेगेटिव रिजल्ट जारी किया है, जिसकी वजह से इसका पी रेशियो बिगड़ा हुआ है। साथ में ही अगर हम लोग इस कंपनी की बात करते हैं टीसीआई की, तो इसका 35 का है। सो हर चीज़ में ही इस कंपनी की वैल्यू ज़्यादा बढ़िया लग आ रही है, कमाई अच्छी कर रही है बेस्ड ऑन लेटेस्ट डेटा। अब यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल वाला सेगमेंट बढ़ गया है, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट्स बढ़ गए। वैसा भी कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले और उसके पिछले साल के मुकाबले अगर कंपेरेटिवली देखा जाए तो ठीक ठाक बढ़त जो है इंक्रीज देखने को मिल रही है, जो कि मैनिपुलेटेड नहीं लग रहा है। साथ में अगर हम लोग पीबी रेशियो की बात करते हैं तो 400 करोड़ रुपीज़, और यहाँ पे 400 करोड़ और तो 800 करोड़, 1700 करोड़, 816, तो लगभग 2.1 2.2 2.3 के आसपास का पीबी रेशियो निकल के आ रहा है। जिसको कंपेयर करते हैं तो ये 4 का, ये यहाँ पर 6 का, और यहाँ पे TCI 6 का। सो बेसिकली PE और PB दोनों ही रेशियोज़ के अंदर में कंपनी बाकी जो कंपटीशन में कंपनी है उनके मुकाबले अगर कंपेरेटिवली देखा जाए तो यहाँ से इस कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है वो 50% से ऊपर जाना चाहिए। बट ध्यान रखिएगा कि इन कंपनियों के अंदर में प्रमोटर होल्डिंग्स जो हैं, इनके साथ में जैसे महिंद्रा है तो इसके पास में एक बड़ा नाम है ऑलरेडी, और इनके पास में काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो ओन्ड हैं, एक बड़ी फ्लीट ओन्ड है। ये जो अपनी कंपनी आईपीओ लेके आ रही है इसके पास में ज़्यादा बड़ी फ्लीट ओन्ड बाय दिस कंपनी नहीं है। सो फ्यूचर के अंदर में इनके पास में काम रहने की ज़्यादा चांसेस बने रहते हैं। बाकी ये पुरानी कंपनियां हैं और ये थोड़ी सी इनके मुकाबले ठीक ठाक नहीं है अभी तक। बट ओवरऑल कमाई और वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो इतनी बुरी भी नहीं मान सकते हैं। सो यहाँ से लगभग शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में आई एम पॉजिटिव बेस्ड ऑन दिस कंपनी। बट ये मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, तो फ्यूचर के अंदर में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है, देयर आर चांसेस। बट आज के हिसाब से शॉर्ट टर्म में आई एम पॉजिटिव एंड लॉन्गर टर्म्स के हिसाब से भी आई एम पॉजिटिव बेस्ड ऑन दिस कॉम्पिटिशन एंड द एनालिसिस, दिस लिमिटेड एनालिसिस वी हैव डन। बाकी आपको क्या डिसीजन लेना है पॉजिटिव नेगेटिव कंपनी के बारे में, दैट्स कम्प्लीटली योर कॉल। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के और रिसर्च करके ही लें। फाइनली सी यू टुमारो।